हम जिंदगी भर इन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं कि हमें यह मिल जाए, हमें वह मिल जाए। हमारी इच्छाएं असीमित व सपने अनंत हैं। इन सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते हुए हम जीवन की वास्तविक खुशियों को भूल जाते हैं और लालचवश संग्रहित वस्तुओं का भी उपभोग नहीं कर पाते। यह मोह से भरा हुआ संसार एक स्वप्न की ही तरह है। यह तब तक ही सत्य प्रतीत होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा होता है, परंतु जाग जाने पर इसकी कोई सत्ता नहीं रहती। इसी तरह की एक कहानी आज आपके सामने प्रस्तुत है। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक सौदागर से हुआ था, जबकि छोटी का विवाह देहात में किसान के घर हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद की खाने पीने की चीज़ें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। मैं तो अपनी ज़िंदगी की तुम्हारे साथ अदला बदली कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। किसानी ज़िंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। छोटी बहन का पति दीना ओसारे में बैठा औरतों की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खरी है, बात आई गई हो गई। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके घर आया। उसने बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती है, वहाँ ज़मीन बहुत उम्दा है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन घर बार बेच बाच कर नकदी बनाकर वहीं क्यों ना पहुँचूँ और नए सिरे से जीवन शुरू करके देखूं। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बीवी से कहा कि घर देखना भालना और खुद एक नौकर को साथ ले यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीज़ें खरीदी। 7वें रोज वह कोल लोगों की बस्ती में जा पहुँचे। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, सब खाली। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए के माध्यम से दीना ने उन्हें बताया कि वह ज़मीन की खातिर आया है। वह लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आव भगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। उसे पीने को चाय दी। दीना ने भी अपने पास से भेंट की जाने वाली चीज़ें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। फिर दुभाषिए से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने उसे समझाते हुए कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अधिक पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी आव भगत कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन कम है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है और वह ज़मीन
उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती कहीं और नहीं देखी। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वह आपस में सलाह करते रहे। बातचीत चल ही रही थी कि बड़ी सी बालदार टोपी पहने उनका सरदार वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा तथा अन्य चीज़ें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी ज़मीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं चाहे जितनी ज़मीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने ज़मीन दी थी और उस ज़मीन का कागज़ पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ ज़रूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का यह हिसाब कैसा है? यह बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को घिरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह पर आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद न आई। रह रहकर वह ज़मीन के बारे में ही सोचने लगता था। दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो और खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, ज़मीन नापने चल पड़ना चाहिए। कौल तैयार हुए और सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुँचे तब तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकरी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकरी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, उसमें से जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी ज़मीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिन कर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, अपने आदमी से फावड़ा लिया
और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह ना धीमे चला ना तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहाँ एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिन दी कि आसानी से दिखाई दे। फिर आगे बढ़ा। उसने बदन में कुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकरी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। आगे चलकर उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और फिर बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3-1 मील तो और चला लूँगा, तब दूसरी दिशा लूँगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी ज़मीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे। वहाँ धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लग आई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। आगे चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया। रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ चला। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी। सोचा कि तकलीफ़ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे ज़मीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहाँ ऐसी पटसन उगेगी कि क्या कहना। यह सोचकर उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। टेकरी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कंपकपी के धुंधकारे में से टेकरी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी ज़मीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे, इतनी ही ज़मीन क्या थोड़ी है। यह सोचकर दीना ने वहाँ तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकरी की तरफ मुँह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकरी की तरफ चला। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगें जवाब दे रही थीं। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन वह कैसे हो सकता था।
सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में पश्चाताप की, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने इतने पैर पसारे क्यों, अगर कहीं वक्त तक ना पहुंचा तो। उसने फिर टेकरी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने से सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। वह बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की। बस साथ में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोचता कि मैं क्या करूं, बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लुहार की धौंकनी की तरह चल रही। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही ना हो जाए। वह दौड़ता ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वह उसको जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाज़ों से उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट कर वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकरी पर हाथ हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची कुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हों। टेकरी पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, फिर भी मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकरी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा, वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके साथ टोपी तक पहुँचे। खूब। सरकार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग्य से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफ़ी हुई। इस कहानी से हमने सीखा कि फैशन और चकाचौंध भरी शहर की जिंदगी के विपरीत देहात की सीधी सादी जिंदगी में कोई चिंता नहीं होती। भौतिक वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह और लालच व्यक्ति को विनाश के गर्त में ले जाता है। धन्यवाद।